दृष्टिकोण है उसमें तुलना करना बहुत ही प्रासंगिक मुझे लगता है। जैसे पूर्वी देश, पश्चिमी देश, ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल, ऐसा पूर्वी पहले उन्हें कहा जाता था। अब उसे ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ इस तरीके से कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी कौन सी भी हो, लेकिन इन टर्मिनोलॉजी का या शब्दों का प्रत्यक्ष पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं से ताल्लुक कम है। लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक स्थिति, इसके ऊपर ये ताल्लुक है। और जो डिवीजन किया जाता है, सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, इस तरीके का जो विभाजन किया जाता है, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत से जुड़ा हुआ है। और ये ध्यान में आता है कि जो ग्लोबल साउथ या पूर्वी के पूर्वी देश या थर्ड वर्ल्ड, विकसनशील देश, ऐसा जिन्हें कहा जाता है, वो थोड़े से इन अ वे डेवलपमेंटल स्टेज में जो लोग हैं, गरीब है, विकसित होने की चाह रख रहे हैं, सामरिक दृष्टया इतने ताकतवर नहीं है, ऐसे देशों का ये समूह है। लेकिन जब इन देशों के बारे में हम सोचेंगे तो इनकी सांस्कृतिक भिन्नता, विशेष उनकी परंपरा, उनका प्रकृति से जो जुड़ाव है, इन सब चीजों को पूरा ही मद्देनजर किया जाता है या दूर रखा जाता है, उसमें उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये बात मुझे तभी भी अखड़ती थी, आज भी अखड़ती है। और जब नारीवादी आंदोलन के 200 वर्ष हो गए हैं, उस आंदोलन ने महिलाओं को एक जागृति की लहर महिलाओं में और समाज में पूरे लाई है। ये उनका, उनकी विशेषता है। मतलब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में राइट टू वोट के लिए भी लोग, इन महिलाओं ने झगड़ा करना पड़ा था, आंदोलन करना पड़ा था। ऐसा करने के बाद आज जब मैं सोचती हूँ कि नारीवादी आंदोलन की अवस्था, नारीवादी आंदोलन के सामने खड़े किए हुए प्रश्न, और बाकी जो देश है, उन देशों ने एक इंडिजिनस फेमिनिज्म के दृष्टि से अपनी दृष्टि और अपनी सोच जो आज उभर के आ रही है, इस सब पृष्ठभूमि पर, जब ग्लोबलाइजेशन के बाद में आज का समाज, आज की नारी जब मैं देखती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आज की सशक्त नारी, जो जिसके पास शिक्षा के अवसर है, नौकरी के अवसर है, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, कानून बहुत सारे महिलाओं को साथ देने वाले हैं, एफर्मेटिव एक्शंस महिलाओं के बारे में ली जा रही है, ऐसी स्थिति में एक जरूर मुझे लगता है, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, कि जो जिस तरीके के मेल डोमिनेंस पहले होता था, उसी मेल डोमिनेंस को आज की ये जो सिस्टम है वो उसे ही कैरी कर रही है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद में एक तरह से पुरुष सत्ताकता, पुरुष मेल सेंट्रिक नॉर्म्स, ये ज्यादा सुरक्षा का प्रश्न और ज्यादा गंभीर होते हुए दिखाई देता है। इस सब पूरे 200 वर्षों की पृष्ठभूमि के बाद फिर हमें जो मेरा विषय है, ये थोड़ा सा मैंने विस्तार से इसलिए रखा कि स्त्री विषयक जो दृष्टिकोण है, जो भारतीय, भारतीय कहते समय इंडिक पर्सपेक्टिव, और भारतीय हिंदू धर्म के साथ यहाँ के जो अन्य धर्म है, जैसे कि बुद्ध है, सिख है, जैन है, इस तरह के धर्म, इनका एक ग्रुप, इंडिक रिलीजन्स या भारतीय धर्म, ऐसा मैं एक मोटे तौर पे कर रही हूँ। और विदेशी जो विचार है या पाश्चात्य विचार है, वहाँ जो रिलीजन है, वो रिलीजन सेमेटिक या अब्राहमिक रिलीजन से आई हुई अवधारणाओं को लेकर जो प्रवास या जो इन फेमिनिज्म का जो भी डिस्कोर्स क्रिएट हुआ है या विकास हुआ है, इसके लिए ये दो एक मोटे तौर पे मैं ग्रुप इसमें कर रही हूँ। अभी भारत की संस्कृति इतनी प्राचीनतम सभ्यता है, और एक जीवंत ऐसा सामाजिक प्रवाह भारत में हमें दिखाई देता है। भारत की मूल अवधारणाएं क्या है, और जैसे हमें आज तक हम ये सुनते थे कि ऋग्वेद ये प्रथम लिखित साहित्य है, और वो करीबन ईसवी सन के पहले 3000 वर्ष है, मतलब कुल 5000 वर्ष पहले लिखा गया है।
लेकिन अभी ऐसे भी रिसर्च सामने आ रहे हैं, नीलेश ओक और उनका जो पूरा ग्रुप है, उनके आपने कभी वीडियोस भी देखे होंगे, तो उनका कहना और मान्यता है कि महाभारत ही 7,000 वर्ष पहले आज से हुआ है। रामायण का काल 14,000 वर्ष पूर्व तक जाता है। और अगर आपने अब सुना होगा कि कोकण प्रांत में, कोकण के मतलब रत्नागिरी से लेके केरल तक, वहां के पत्थरों में जो खुदे हुए शिल्प है, शिल्प नहीं कह सकते, चित्र है, जिसे पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। ये ऐसे जो शिल्प है, उनका समय और काल 20,000 से 21,000 वर्ष पहले जाता है। और इन सब आधारों के ऊपर अपने वेदों का काल भी इतना ही पीछे 17-18 हजार वर्ष पहले जाता है। और इन सभी अवधारणाओं पर धर्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट या एक महत्वपूर्ण ऐसा प्रभाव हमेशा दिखता है। भारतीय ये जो सभ्यता है, इतनी प्राचीन पुरानी, 15-20 हजार वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, उसकी क्या अवधारणा है? तो दो तीन मूल अवधारणाएं जो है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता के ऊपर है, और आध्यात्मिकता के साथ साथ यहाँ पर आध्यात्मिक लोकशाही, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी भी है। यहाँ एक ईश्वर को मानने वाले हैं, यहाँ हजारों ईश्वरों को मानने वाले हैं, यहाँ ईश्वर को न मानने वाले भी है। तो ये जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी ये भारत की इतनी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा मुद्दा है वो समावेशिता का है, क्योंकि यहाँ जो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में समावेशिता है, उसमें अंत्योदय का भी विचार है। और तीसरा जो एक मूलभूत सिद्धांत भारत का है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है। मतलब इस चराचर में जो भी चीज है, उस हर चीज में हम देवरूप मानते हैं, उसमें देव तत्व पाते हैं, देखते हैं। और ईशावास्यम इदम सर्वम, सब में ईश का वास है, ये मानकर चलने वाली हमारी ये सभ्यता है। लेकिन इतने 20,000 वर्षों के समय में इसमें चढ़ाव उतार, अवनति, पतन, ये सब चीजें हो गई होगी ही। परंतु मूल दर्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे, तो भारत में स्त्री के बारे में जो दृष्टिकोण रखा गया था, अपने दर्शन में जो दृष्टिकोण दिखता है, वो बहुत ही साइंटिफिक और समाज धारणा के लिए उपयुक्त, समाज और परिवार को साथ में लेके जाने वाला, और सभी समाज का हित जिसमें जुड़ा है, इस तरीके का है। इतने भारत में विविधता है। जैसे मैंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये तो धर्म धर्म पंथ और अनेक पंथ है ही। लेकिन एक कॉमन चीज इन सभी पंथों में जो है, कि अपने यहाँ हमेशा स्त्री को देवता स्वरूप माना गया है। और जो फेमिनिटी या फेमिनाइन तत्व है, स्त्री तत्व है, स्त्री की सृजन की शक्ति है, उसकी हमेशा पूजा की गई है। और मातृत्व की संकल्पना या मातृशक्ति या मातृ शक्ति को हमारे यहाँ देव स्वरूप माना गया है और महत्व दिया गया है। इसीलिए उसको हमेशा सभी क्रियाकलापों में शामिल भी किया हुआ है। जब हम सेमेटिक या यहूदी या अब्राहमिक धर्मों की बात करते हैं, इसमें मैं क्रिश्चियन, मुस्लिम, यहूदी, जुडाइज्म, ऐसे दो तीन महत्वपूर्ण धर्मों का एक ग्रुप करती हूँ। ये जो सब धर्म है, वो एकेश्वरवादी है, एक प्रेषित को मानने वाले हैं या एक किताब को मानने वाले हैं। इसके लिए जो जेनेसिस का या उत्पत्ति का सिद्धांत है, उस उत्पत्ति के सिद्धांत में भी भारत में स्त्री पुरुष उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये कहता है कि ईश तत्व के या ब्रह्म तत्व के जब दो भाग हुए, इफ व्हेन इट वाज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, वो दो भाग, एक स्त्री और एक पुरुष, इस तरह से हो गए। इसका मतलब ये है कि स्त्री और पुरुष, इनका जन्म एक ही साथ हुआ, दोनों में ईश्वर तत्व वास करता है, दोनों एक ही ईश्वरीय तत्व के अंश है। इसलिए अपना जो दर्शन है, वो बेसिकली इनहेरेंटली स्त्री पुरुष समानता या जेंडर इक्वालिटी मानता है और दोनों को ही अधिकार देता है। विदेशी या पाश्चात्य विचारकों की भी अगर बात हम कहेंगे, तो अभी अभी 18वीं सदी तक भी स्त्री में सोल है कि नहीं, मतलब आत्मा है कि नहीं, इसके ऊपर वहां डिबेट होते थे।
और हेगेल लीजिए, प्लेटो लीजिए, रूसो लीजिए, बड़े बड़े नामवंत विचारवंत है, फिर भी उनका महिला के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण वो इतना रैशनल, इतना साइंटिफिक नहीं रहा है। और उन्होंने भी महिलाओं को दोयम, सेकेंडरी ऐसा माना है। और इस अवधारणा का जो कारण है वो सेमेटिक धर्मों का जेनेसिस जो है, या उनकी जो स्त्री पुरुष उत्पत्ति की अवधारणा है, उसमें हमें दिखाई देता है। आदम और ईव की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी कि आदम का जन्म हुआ था और उसे कोई कंपेनियन चाहिए, इसलिए ईव का जन्म हुआ। या पुरुष के फसली से स्त्री का जन्म हुआ, या पुरुष के बाद हुआ। इस अवधारणा में ही स्त्री को एक दोयमता, एक अपमानजनक धारणा उसके बारे में प्रस्थापित वहां पर हुई है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि ये जो एप्पल है ये ज्ञान का फल है, वो खाना नहीं है। और ईव ने वो फल खाया जो वर्जित था, वो वर्जित फल खाने वाली, वो पाप करने वाली ईव है। इसका मतलब स्त्री ये पाप की एक धनी है। स्त्री और पुरुष ये समकक्ष नहीं है, तो श्रेष्ठ और कनिष्ठ है, ये उनकी जेनेसिस की अवधारणा में ही है। भारत की अवधारणा में हम क्या मानते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में शारीरिक भेद जरूर है, परंतु भेदभाव नहीं। और ये दृष्टिकोण लेके भारत की अवधारणा आगे आगे आती है। भारत के बारे में जब अगर और हम विचार करेंगे तो धर्म, मत, पंथ की विविधता यहाँ पर अ, है। और एक्सक्यूज मी, ये जो विविधता है इसमें चार जो प्रमुख धाराएं हैं, शैव, शाक्त, स्मार्त और वैष्णव, इसमें शक्ति की उपासना करने वाली भी एक विचारधारा है। और जिसमें फेमिनिटी को एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। ये चार अगर धाराएं भी है, उनके बारे में बीच में कुछ तात्विक मतभेद भी थे कि पूजा पद्धति के बारे में, ईश्वर के स्वरूप में के बारे में कुछ मतभेद जरूर थे। लेकिन दो समान चीजें इन चारों धाराओं में या चारों जो धर्म है उसमें दिखती है। उसमें है कि स्त्री की सृजन शक्ति को मानना, उसकी दिव्यता को मानना, और परिवार व्यवस्था का महत्व, विवाह एक संस्कार, ये जो धारणा है ये सभी पंथ विचारधाराओं में समान थी, जो पाश्चात्य या सेमेटिक अब्राहमिक रिलीजन्स में हमें नहीं दिखाई देती है। क्योंकि वहां एक पुस्तक को मानना या एक प्रेषित जो पुरुष है हमेशा ही, ऐसे प्रेषित को मानना ये अनिवार्य था। ये एक महत्वपूर्ण फर्क इसमें है। अभी अगर हम स्त्री पुरुष सहभागिता की बात करेंगे तो भारतीय समाज कुल और गोत्र केंद्रित था। और इसमें जब कुल या ऋषि कुल था तो ऋषि कुल में ऋषि पत्नी वो भी उतनी ही सहभागी होती थी। एक तो कुल का पूरा व्यवस्थापन देखना, ये ऋषि पत्नी या जो क्या अर्धांगिनी थी वो काम करती थी। वो खुद भी हमेशा कई बार अध्यापिका रही है, ऐसा हमारी जो परंपरा है, ज्ञान परंपरा है, उसमें हमें दिखाई देता है। और जो प्राचीन भारत में स्त्री का जीवन यापन था, जो अध्ययन है, अध्यापन है, खंडन मंडन है, राजनीति है, युद्ध है, स्वयंवर है, व्यापार करने की केवल अनुमति थी महिलाओं को, ऐसे नहीं, तो महिलाओं को ये सब अधिकार भी थे। और पश्चिमात्य देशों में जो सत्ता है वो पहले चर्च केंद्रित थी, चर्च से फिर वो राजसत्ता केंद्रित बन गई। और जो समाज जीवन है वो पुरुष प्रधान, पुरुष केंद्रित ऐसा रहा। और पुरुषों द्वारा शोषण की एक व्यवस्था ऐसे पुरुष सेंट्रिक व्यवस्था में आगे आगे चलती आई हुई हमें दिखाई देती है। और भारत में एक सहभागिता देने की, सामाजिक सभा में भी पार्टिसिपेट करने की अनुमति और अधिकार महिलाओं को दिया गया था। और कौन सी धार्मिक मान्यताएं थी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ गुरुपद भी स्त्रियां महिलाओं के पास था, पूजा पाठ करने का अधिकार था, मंदिर व्यवस्थापन में सहभागिता थी। और ये जो
स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, उसके आधार पर सेल्फ इमेंसिपेशन या भगवान की प्रार्थना, ईश आराधना करने का अधिकार था, और मोक्ष प्राप्ति का जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में सर्वोच्च अधिकार है, वो अधिकार भी अपने यहाँ स्त्री को दिया हुआ है। और ऐसे कई दाखले, जैसे ऋग्वेद में ऋचा रचने वाली महिला है, फिर गार्गी मैत्रेयी का संवाद है, खंडन मंडन है, उन्होंने जो किया हुआ शास्त्रार्थ है, ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे यहाँ दिखते हैं। पाश्चात्य इसके अगर हम विचार करेंगे तो चर्च की जो संरचना थी, उस संरचना में स्त्री को स्थान कभी भी नहीं था। भगवान की प्रार्थना करने का या भगवान की आराधना करने का अधिकार था, परंतु जो ईश्वरीय एक ईश्वर की क्या धार्मिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में महिलाओं को कौन सा भी अधिकार नहीं था। और उसके विरोध में, और ये जो एक शोषण व्यवस्था इसमें से आगे आई थी, चर्च, उसके बाद राज्य सत्ता द्वारा, उसके आंदोलन में एक विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ, इसलिए जो नारी पश्चिमी नारीवादी आंदोलन है, वो पुरुष विरोधी ऐसा रूप उन्होंने अपनाया था। आज भी नन महिला हो सकती है लेकिन पोप नहीं बन सकती है, ऐसा जो उच्च स्थान है वो आज भी महिलाओं को वहां नहीं दिया जाता था। अपने यहाँ जो मंदिर केंद्रित सामाजिक व्यवस्था थी, जीवन था, कला प्रस्तुति में, मंदिर में, और हर चीज भगवान को समर्पित थी और आत्मिक उन्नयन के लिए थी, चाहे वो नाट्य हो, चाहे वो नृत्य हो, ये अपनी अवधारणा थी। और इन्हीं कलाओं में भी स्त्री को देवी स्वरूप माना था, और देव संकल्पना न मानने का भी स्वातंत्र यहाँ था। मतलब एक प्लूरालिज्म या बहुविधता जो है वो अपने यहाँ थी। एट द सेम टाइम जो ऑटोक्रेसी ये इन अब्राहमिक धर्मों में थी, इट वाज सिस्टमेटाइज थ्रू चर्च और मस्जिद सिस्टम। और चर्च के और इन सिस्टम में महिलाओं को कोई स्थान नहीं था। कुरान, बाइबल या प्रेषित को नहीं मानना ये गंभीर अपराध वहां माना गया था। काफिर की संकल्पना है, प्रवेश की बात है, मस्जिद में प्रवेश जैसी बात है। ऐसे में क्या क्या फर्क था ये हम सब जानते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे आते हैं कि जो मातृत्व की संकल्पना है, अपने यहाँ मातृत्व यानी सृजन का उत्सव, उसे एक शक्ति के रूप में माना गया था। और कामाख्या जैसे मंदिर में मेंस्ट्रुएशन का भी एक उत्सव माना गया, और उसको एक जीवन की गतिविधि में एक महत्वपूर्ण स्थान मेंस्ट्रुएशन को और मातृत्व को है, वो स्थान अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में दिया हुआ हमें दिखता है। लेकिन जो सेमेटिक या अब्राहमिक रिलीजन्स की अवधारणा थी, तो मातृत्व क्यों मिला, महिलाओं के पक्ष में क्यों आया? क्योंकि उन्होंने वो पाप का फल खाया, एज ए पेनल्टी उन्हें वो मातृत्व का जो बोझ है वो दिया गया। और आज भी मदरहुड पेनल्टी ये एक बड़ी पॉपुलर स्लोगन आज के भी पश्चिमी नारीवाद में है। और जो एक सृजनात्मक शक्ति है, उस शक्ति को नकारने वाली एक बात आज के फेमिनिज्म तक, मतलब पृथ्वी के आरंभ से आज हजारों वर्षों के अंत तक भी सामने आती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये मातृत्व की संकल्पना के बारे में भी भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर हमें दिखता है। अर्धनारी नटेश्वर के बारे में हम सब जानते हैं। और स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, ये दोनों तत्व या स्त्रियोचित गुण और पुरुषोचित गुण, ये दोनों में होते हैं। उसके जो परसेंटेज है, उसका प्रमाण है, प्रतिशत है, वो कई बार कम ज्यादा दिखता है। लेकिन अर्धनारी नटेश्वर की संकल्पना में हमें ये जो मान्यता है कि स्त्री में भी पुरुष गुण रहेंगे और पुरुष में स्त्री गुण, इसकी अवधारणा हमें इसमें दिखती है। और पाश्चात्य मान्यताओं में या अवधारणा के अनुसार, और जो आगे आगे चल के अनेक टाइप के इज्म वहां डेवलप हो गए, जो बेसिकली इस धार्मिक अवधारणा के ऊपर बिल्ड हुए, उसके ऊपर बने हुए ऐसे दिखते हैं। वो कैपिटलिज्म हो, मार्क्सवाद हो, या इंडिविजुअलिज्म हो, जितने भी इज्म आए हैं, उस इज्म में एक बाइनरी थिंकिंग
एक विभेदात्मक सोच हमें दिखती है। वहां स्त्री विरुद्ध पुरुष ऐसा संघर्ष इसलिए हमें सामने आया हुआ दिखता है। और ये जब वर्ग संघर्ष की हम बात करते हैं तो शोषक और शोषित इस टाइप का डिवीजन होना ये स्वाभाविक है। और ये जो डिवीजन है, चाहे और एक्चुअली स्पीकिंग कैपिटलिज्म में भी कैपिटलिस्ट और मजदूर या भंडवलशाहदार और मजदूर, ये भी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी एक दृष्टि से प्रूव नहीं होता है, ये आज की तारीख में हम देखते हैं। और क्योंकि बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, तो ये इंटरडिपेंडेंसी, परस्परावलंबित्व की, परस्पर पूरकता की बात, ये पश्चिमी अवधारणा में न होने के कारण स्त्री और पुरुष इनको भी दो वर्गों में बांटा गया। इसलिए स्त्री विरुद्ध पुरुष और एक शोषक, एक शोषण करता, एक शोषित, इस तरह की अवधारणा वहां सामने रखी गई। सामाजिक और कौटुंबिक जीवन का अगर हम विचार करेंगे तो भारतीय और हिंदू जीवन दर्शन का की जो प्रमुख अवधारणा है वो अपनी व्यवस्था धर्म प्रधान व्यवस्था है। और कर्तव्य बोध का महत्व हमारे यहाँ ज्यादा है। अधिकारों से भी हमारा कर्तव्य निभाना, इसके लिए हम ज्यादा उसको महत्व देते हैं। और ये सब जो तत्व है, ये जो दर्शन है, वो हमारे जीवन व्यवहार में एक दृष्टि से निहित किया गया या इंटरट्वाइन इस तरीके से हमें दिखाई देता है। विभाजनात्मक सोच की मैंने जो बात करी, ये बाइनरी विचार प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं। इसलिए स्त्री और पुरुष ये परस्पर पूरक है, परस्परावलंबी है और परस्पर संबंधित है, ये हमारी अवधारणा है। लेकिन जब बाइनरी प्रक्रिया से हम इसके तरफ देखते हैं तो परस्परावलंबी का मतलब ये होता है एक पावर स्ट्रक्चर इसमें देखा गया है पश्चिमी विचार में। और अगर स्त्री पुरुष के ऊपर अवलंबित है या पुरुष स्त्री के ऊपर अवलंबित है तो इसका मतलब ये पावर स्ट्रक्चर में एक पावरफुल हो गया और एक पावरलेस हो गया। तो ये एक नकारात्मक अवधारणा परस्परावलंबन की या इंटरडिपेंडेंस के बारे में, ये नकारात्मक अवधारणा पश्चिमी सोच में है जो हमारे यहाँ नहीं है। परिवार के संकल्पना के बारे में भी बहुत सारे ऐसे ही अलग तरह की सोच भारतीय अवधारणा की है और पाश्चात्य अवधारणा की है। हम मानते हैं कि परिवार यह एक सभी सदस्यों की सुरक्षा का और सभी लोगों के एक विकास का अवसर देने वाली एक व्यवस्था है। इसमें एक परिवार ये सामाजिक मूल सामाजिक एकक होने के कारण पूरे समाज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ मेल सेंट्रिक या विमेन सेंट्रिक ऐसी सोच हमारी अवधारणा में नहीं है। हम दंपति की कल्पना करते हैं, स्त्री और पुरुष मिलकर दंपति है और ये दंपति मिला के एक अपना परिवार खड़ा करते हैं, एज ए यूनिट वो काम करते हैं। और उनके कर्तव्य जो बच्चों के प्रति, बूढ़ों के प्रति और समाज के प्रति है, उनको वो निभाते हैं, कि ये अवधारणा हमारी है। पश्चिमी अवधारणा में व्यक्ति और समाज ये भी एक तरह से बाइनरी मानी गई है, क्योंकि व्यक्तिवादी विचार मेरे अधिकार, मेरी स्वतंत्रता और मेरा सुख और मेरा आनंद, इसका अतिरिक्त महत्व या एक्सेंट्रिक या एक बहुत ही दूसरों का विचार न करने वाला ऐसे एक व्यक्तिवादी विचारधारा ये पाश्चिमात्य है। और हमारे यहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की अवधारणा है। पारिवारिक कर्तव्य या अपने काम ठीक से करना, इसे हमें धर्म पालन कहा जाता है, ये करना, ये हमारी स्पिरिचुअल एक अवधारणा भारतीय है। और पारिवारिक कर्तव्य की कल्पना विदेशी या पाश्चिमात्य विचार में नहीं है। आज भी हम देखते हैं, जानते हैं और कि बच्चा 16 साल का हो गया तो वो घर छोड़ के बच्चे बाहर जाते हैं। तो परिवार की कोई ऐसी कल्पना और एक कर्तव्य बच्चों के प्रति या अपने सीनियर्स के प्रति, ये कल्पना वहां पर नहीं है, ऐसा दिखता है। और फेमिनिज्म की आइडिया ने, स्त्री स्वातंत्र की या स्त्री मुक्ति की कल्पना ने
इसी अवधारणा को और बढ़ावा दिया, जिसके कारण बहुत सारे पारिवारिक प्रश्न इस वेस्टर्न फेमिनिज्म की कल्पना ने पश्चिमी समाज के सामने खड़े किए हुए हमें दिखते हैं। और एक भारत की जो विशेषता है उसमें मानव और सृष्टि का संबंध जो है वो हम व्यक्ति से परमेष्टि तक का देखते हैं। और इसमें जब व्यक्ति से परमेष्टि हम कहते हैं तो स्त्री और पुरुष संबंध भी इसमें ही हम निहित रूप से देखते हैं, इंटरट्वाइंड रूप से देखते हैं। और सृष्टि का दोहन करना, सीमित उपभोग, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभाना, ये सब इस इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस के अवधारणा के दृश्य स्वरूप है। पश्चिमी अवधारणा में ने मानव को हमेशा सुप्रीम माना है और सृष्टि के ऊपर अगर ताकतवर कौन है तो मानव है। इसलिए सृष्टि के जो भी रिसोर्सेस है उन सभी रिसोर्सेस का उपभोग का अधिकार और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मानव के पास है। इस दृष्टिकोण से, इस अवधारणा से एक अपरिमित उपभोग की दृष्टि वहां विकसित हुई है, जिसके कारण सृष्टि का भी शोषण होता है, व्यक्तियों का भी शोषण होता है। और केवल व्यक्ति केंद्रित और अधिकार केंद्रित समाज रचना होने के कारण दूसरों के अधिकारों का हनन करने का एक उसमें ही वो एक स्वतंत्रता वहां ली जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्त्री पुरुष समानता या स्त्री के विचार के बारे में जब हम देखते हैं तो पितृसत्ताकता ये एक शब्द वारंवार उपयोग में आता है। भारत में भी पुरुष सत्ताकता का होना ये कोई नकार नहीं सकता है। पुरुष प्रधानता भी रही है और पुरुष प्रेफरेंस भी हमेशा रहा है। लेकिन स्त्री और पुरुष में शत्रुत्व भाव नहीं है, इसलिए कि दोनों में ईर्ष्या तत्व है, ये एक बेसिक अवधारणा हमारी है। और इसी कारण भारत में जो महिला सुधार के या महिला इमेंसिपेशन के जो भी प्रयास हुए उसमें समाज सुधारक पुरुषों का भी हिस्सा यहाँ पर रहा है। और ये जो पुरुष सत्ताक अवधारणा पश्चिमी अवधारणा है उसमें क्या सोचा जाता है कि पुरुषों ने कोई छल कपट करके स्त्री पर अन्याय अत्याचार किए हैं, इसलिए पुरुषों का विरोध करना चाहिए। एक्चुअली पुरुष सत्ताकता विरोध करना था, वो करते करते पुरुष विरोध में वो कब बदल गया, शायद ये उसमें जो एक सीमा रेखा होगी वो बहुत ही थिन लाइन थी। तो पुरुष सत्ताकता विरोध करते करते पुरुषों के विरोध तक ये आंदोलन भी और ये समाज भी जाके पहुंचा है। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ कार्यात्मक भिन्नता या स्त्री पुरुष शारीरिक भेद, स्त्री पुरुष के गुणों में जो भेद है, उनकी जो क्षमताओं में जो फर्क है, उन फर्कों को हमेशा स्थान दिया गया है। परंतु तात्विक और आध्यात्मिक रूप से स्त्री और पुरुष समान माने गए हैं। इसलिए हमारे यहाँ वेदों के उदाहरण हम देखेंगे और बीच के काल, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि 1700 के पीछे से के 1000-1500 वर्ष में जो महिलाओं की स्थिति में अवनति आई उसके बारे में तो आप कुछ बोल नहीं रही है। उस समय का मुझे भी एहसास है, लेकिन वो एक जो समाज की चढ़ाव उतार का जो एक अवनत काल था, वो अवनत काल वो था, उसका समर्थन कोई भी कभी भी नहीं करेगा। परंतु वही हमारा दर्शन था या वही हमारी संस्कृति थी, वही हमारे जो स्क्रिप्ट्स है, हमारे जो भी मूल ग्रंथ है उन्होंने लिखा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं पूर्वी के जो तथ्य है उनको हमारे आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी नारीवादी दृष्टिकोण जो भारत में जो विकसित हुआ वो पश्चिमी अवधारणा के आधार पर ही हुआ, लेकिन जो मूल भारतीय विचार है उस विचार के आधार पर स्त्रीवादी या स्त्री के बारे में विचार करने वाला, परिवार के बारे में विचार करने वाला, स्त्रियों के अधिकारों की बात करने वाला ऐसा विचार थियोराइज हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। और भारतीय अवधारणा से
जो नारी के बारे में दर्शन है, जो हमारा एकात्मिक चिंतन है, यह परिवार केंद्रित है, परिवार और समाज का हित करने वाला है, साथ ही स्त्री अधिकारों की सुरक्षा भी करने वाला है, मानव अधिकार को भी मान्यता देने वाला है, उत्पीड़न और पुरुष प्राधान्य इनका विरोध करने वाला है, और सभी भारतीय महिलाओं का हित तो करने वाला है ही, इसके साथ साथ अनेक वैश्विक प्रश्न सुलझाने की भी एक पॉसिबिलिटी या एक ताकत इन विचारों में है, ऐसा मेरा मानना है। और पाश्चात्य जो स्त्री के बारे में दृष्टिकोण है, जो अवधारणा है, वो व्यक्तिवादी सोच, मार्क्स का वर्ग सिद्धांत, जो रेडिकल फेमिनिस्ट थिंकिंग, श्वेत और शिक्षित महिलाओं का केवल विचार, परिवार विरोधी कार्यक्रम, समाज का विचार न करना और अन्य देश संस्कृति इनका भी विचार नहीं करना, इसके कारण आज ये दो अलग तरीके के विचार है, और दो अलग तरीकों के विचारों में से एक अच्छा मीन निकाल के या अच्छी चीजों को इकट्ठा करके एक स्त्री स्वतंत्रतावादी एक विचार हम विकसित कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज फेमिनिज्म जिन मूल्यों की बात करता है, DEI आप लोगों ने सुना होगा, कि डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और इंक्लूजन, जिन तीन मुद्दों की आज बात हो रही है, ये तीनों तत्व, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, भारतीय संस्कृति में निहित है। बीच में के कुछ समय में उसकी जो भूल हुई है, उसमें से हमें भी समाज को जगाना है और समानता आधारित सबके अधिकारों की रक्षा करने वाला एक कर्तव्य करना है। जीवन दर्शन हमारा जीवन मूल्यों के द्वारा प्रस्थापित हुआ है, लेकिन ये जीवन मूल्य न मानने वाली पश्चिमी जो देश है, इसीलिए वो स्त्री विशिष्ट जो गुण है, उन गुणों को भी कमजोरी मानते हैं, कि जैसे त्याग है, प्रेम है या क्षमा है, इन चीजों को वो स्त्री की कमजोरी मानते हैं, और एक तरह से पुरुषों के अंधा अनुकरण और एक विवेकहीन या विचारहीन अनुसरण में लगे हुए हमें दिखते हैं। आज भी गृह कृत्य, बाल संगोपन जैसे परिवार के जो प्रमुख दायित्व है, जिसमें महिला का रोल ज्यादा होता है, ऐसे दायित्व को अनपेड केयर वर्क ऐसा बोला जाता है, या महिला जो घर में काम करती है अपने परिवारजनों के लिए, जो घर में खाना बनाने से लेके जो भी काम करती है, उसको पैसा देना चाहिए, पेमेंट टू होम मेकर्स, इस तरह के जो आंदोलन, इस तरह के विचार, इस तरह की संकल्पनाएं लेके जो डिमांड्स आज विश्व भर में होते हैं, इसका एक कारण ये जीवन मूल्य न मानना ये भी हो सकता है। मैरिटल रेप जैसे या मैरिटल कैप्टिविटी जैसे रेडिकल और एनार्किस्ट अप्रोच लेके या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच लेके कई सारे आंदोलन आज भी विश्व भर में महिलाओं के बारे में हो रहे हैं। परिवार व्यवस्था उत्तम है, लेकिन हर परिवार आदर्श होगा ऐसा नहीं, उसमें क्या क्या कमियां है हम जानते हैं, लेकिन वो कमियां कम करना, तोड़ना, इसका अर्थ मूल्य प्रस्थापन करना, और ये अपना हमारा चॉइस रहेगा, या परिवार व्यवस्था को उखाड़ देना, पति पत्नी संबंध, नाते संबंध इनको उखाड़ देना, ये हमारा चॉइस रहेगा। इसके बारे में सोचने की आज बात आके खड़ी है। जाति और आश्रम व्यवस्था की भी बात इसमें की जा सकती है, इंटरसेक्शनैलिटी की भी बात की जा सकती है, लेकिन महिला उत्पीड़न के जो यहाँ के संदर्भ है, वो परकीय आक्रमण के कारण, समाज की अवनति के कारण, आक्रांताओं के प्रभाव के कारण जो भी कुरीतियां यहाँ पे आई है, उनको हटा के एक गरिमामय और मूल दर्शन के आधार पर, और स्त्री पुरुष बाल प्रौढ़ सबके अधिकारों की सुरक्षा करने वाला ऐसा एक परिवार की रचना करना, ये दृष्टिकोण हमारा हमेशा रहा है, रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो विश्व में आज परिवार व्यवस्था के सामने जितने भी आज प्रश्न खड़े किए हुए दिखते हैं, वो प्रश्न अगर हमें उनको इफ यू हैव टू मीट दिस क्वेश्चंस, हमें एक धर्म आधारित, धर्म इसका मतलब कर्तव्य, ड्यूटी या कर्तव्य बोध आधारित अधिकारों की आपूर्ति करने वाला ऐसा एक कोई व्यवस्था, ऐसा कोई एक मॉडल हमें डेवलप करना पड़ेगा।
जीवन दृष्टि जो हमारी है कि जिसमें स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना है, और सृष्टि, समाज, देश, धर्म इसका एक अभिन्न हिस्सा स्त्री को माना है। स्त्री के सभी उम्र में, सभी उम्र की महिलाओं का, सभी भूमिकाओं का सम्मान हमारे जीवन दृष्टि ने किया है। चाहे वो छोटी बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो या माता हो, एक परिवार ये मूलभूत इकाई मानकर बच्चे के विकास में दोनों की भूमिका होना, मतलब स्त्री, आज जो परिवार के कामों का जो बोझ स्त्री के ऊपर ज्यादा आता है वो संतुलित करने का प्रयास करना। और अर्धनारीश्वर ये वर्ग विभाजन नहीं, लेकिन स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों का सम्मान है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व ये विरोधी भाव नहीं है। ये सब चीजों को, इस जीवन दृष्टि को स्थापित करके एक नया दृष्टिकोण लेके अगर हम स्त्री दर्शन की, स्त्री विषयक विचार की अवधारणा अ, फैलाने में, प्रस्थापित करने में अगर यशस्वी होंगे, तो मुझे लगता है कि समाज हित उसमें ही शामिल है। मुझे मेरे विचार रखने के लिए यहाँ जो समय दिया, और आपने सुना मेरी खांसी के बावजूद, वो थोड़े डिस्टरबेंस को आपने सहन किया, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ।